जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। वहीं दोस्तों, एचएएल ने नासिक में Su-30 MKI का प्रोडक्शन फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। भारतीय वायुसेना को यहां से 12 नए Su-30 MKI फाइटर जेट्स मिलेंगे, जिनकी पहली डिलीवरी 2027 से 28 के बीच शुरू हो सकती है और ये पूरा ऑर्डर 2029 तक पूरा किया जाना है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन नए Su-30 MKIs में 50% से ज्यादा स्वदेशी कंटेंट होगा और यहाँ पर असली गेम केवल फाइटर जेट्स का नहीं है दोस्तों। भारत अपने मौजूदा Su-30 MKI फ्लीट को बड़े लेवल पर अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है और इस पूरे अपग्रेड प्रोग्राम की अनुमानित कीमत लगभग 60,000 करोड़ रुपए बताई गई है। और इसमें सबसे बड़ा चेंज होगा स्वदेशी रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का। मतलब पुराने Su-30 MKI की तुलना में अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट दुश्मन के टारगेट्स को ज्यादा दूरी से डिटेक्ट और एंगेज करने में सक्षम होंगे। इसी के साथ ही नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दुश्मन के रडार और इनकमिंग थ्रेट्स को जैम करने में मदद करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, Su-30 MKI को इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी कि IRST भी मिलने की संभावना है। इसका मतलब है कि बिना रडार पर पूरी तरह डिपेंड हुए भी हवा में मौजूद टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने की क्षमता मजबूत होगी। और एक बात और आप सब जानते भी होंगे कि एचएएल पहले ही 222 Su-30 MKI देश में बना चुका है और अब नए एयरक्राफ्ट और मैसिव अपग्रेड प्रोग्राम के साथ भारत अपने सबसे महत्वपूर्ण फाइटर फ्लीट को एक नई जनरेशन की क्षमता देने की तैयारी कर रहा है। यानी कि Su-30 MKI पुराना जरूर है, लेकिन भारत इसे पुराने जमाने का फाइटर जेट नहीं रहने देगा। वहीं दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच रफाल डील की कीमत सामने आई है। आप सबको मालूम है ये कीमत है 3.25 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अब इस पूरी डील में सबसे बड़ा सवाल कीमत का नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है। भारत 114 रफाल फाइटर जेट्स के इस बड़े प्रस्ताव में सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदना नहीं चाहता, बल्कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी, इंडिजिनियस वेपन इंटीग्रेशन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि TOT हासिल करना चाहता है। और यहीं से नेगोशिएशन मुश्किल होने वाली है, क्योंकि भारत सरकार अब इस डील के तहत टेक्निकल और कमर्शियल दोनों एस्पेक्ट का इवैल्यूएशन कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा फ्रांस भारत को कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार होता है, खासकर कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो भारत के फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम्स और स्वदेशी हथियारों के साथ रफाल को इंटीग्रेट करने में मदद कर सके। यानी कि भारत की कोशिश रफाल फाइटर जेट खरीदो और इस्तेमाल करो वाली नहीं है। भारत चाहता है कि इस डील में भारत की एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी मजबूत हो। अगर इसकी तुलना हम Su-30 MKI प्रोग्राम से भी करते हैं तो दशकों में भारत का Su-30 MKI फ्लीट इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है, लेकिन रफाल की जो प्रपोज वैल्यू है वो करीबन 3.25 लाख करोड़ है। इसीलिए इस बार भारत के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने रफाल मिलेंगे, बल्कि असली सवाल है रफाल के साथ भारत को कितनी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्वदेशी इंटीग्रेशन पर मजबूत एग्रीमेंट होता है तो ये डील सिर्फ 114 रफाल फाइटर जेट की खरीद नहीं होगी, बल्कि भारत की अगली पीढ़ी की एरोस्पेस क्षमता के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बन सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, भारत ने अब एक ऐसा स्वदेशी सिस्टम तैयार किया है जिसका नाम है रैप्टर मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर। इस सिस्टम को ग्रेट बॉट ने बनाया है। इसकी खासियत है कि इसमें विजिबल, नियर इंफ्रारेड, थर्मल और लेजर सेंसिंग को एक ही ऑप्टिकल सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया है। मतलब ऑपरेटर को अलग अलग सेंसर से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत कम हो जाती है। रैप्टर का डे कैमरा लगातार ऑप्टिकल जूम के साथ टारगेट को ऑब्जर्व कर सकता है, जबकि थर्मल चैनल रात और कम विजिबिलिटी में भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इसका ये है कि इसका 1550 नैनोमीटर आई सेफ लेजर रेंज फाइंडर, जो कि टारगेट की दूरी तक माप सकता है। इसके अलावा सिस्टम में GPS, मैग्नेटिक कंपास और IMU भी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि रैप्टर से तस्वीरें नहीं लेता, बल्कि टारगेट की रेंज, बेयरिंग और एलिवेशन जैसी इंफॉर्मेशन को जियो रेफरेंस डेटा में बदल देता है। इसके अंदर मौजूद ऑनबोर्ड GPU AI बेस्ड डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग जैसी फंक्शंस को सपोर्ट करता है। यानी कि सिस्टम खुद टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में मदद करता है। रैप्टर के अलग अलग वेरिएंट्स में लेजर रेंज की क्षमता 5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक बताई गई है। इसे वाहन, मास्ट, ट्राइपॉड, नेवल प्लेटफॉर्म और स्टेबलाइज गिम्बल जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सिस्टम भारत में स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है। इस सिस्टम का इस्तेमाल बॉर्डर सर्विलांस, कोस्टल मॉनिटरिंग, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी में किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, विरूपाक्ष ISR को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अस्त्रा माइक्रोवेव ने कहा कि विरूपाक्षा ISR में उसका एक्टिव एंटीना एरे यूनिट यानी कि AU वाला हिस्सा अगले कुछ महीनों में पूरा होने वाला है। कंपनी को उम्मीद है कि पूरा रडार सिस्टम भी इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, विरूपाक्षा जो है वो हमारे सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसका मकसद है Su-30 MKI को एक मॉडर्न 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बनाना। विरूपाक्ष में करीबन 2400 गैलियम नाइट्रेट यानी कि गैलियम बेस्ड ट्रांसमिट ऑब्लिक रिसीव मॉड्यूल्स लगाए जाने की बात कही गई है।
गैलियम टेक्नोलॉजी जो कि ज़्यादा पावर एफिशिएंसी देती है, बेहतर थर्मल परफॉर्मेंस देती है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में मजबूत परफॉर्मेंस देने की क्षमता रखती है। इवन जो रिपोर्टेड स्पेसिफिकेशन है उनके मुताबिक रडार की कन्वेंशनल फाइटर साइज टारगेट के खिलाफ डिटेक्शन रेंज 300 से 400 किलोमीटर क्लास की हो सकती है। स्टेल्थ टारगेट्स के खिलाफ भी 200 किलोमीटर से ज्यादा डिटेक्शन कैपेबिलिटी का लक्ष्य बताया गया है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रडार को बनाना और ऑपरेशनल करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि अब विरूपाक्षा को टेस्ट प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जाएगा, फिर इसके ग्राउंड और फ्लाइट ट्रायल्स होंगे और इन ट्रायल्स के बाद ही डीआरडीओ इसकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट करके आगे सीरीज प्रोडक्शन की मंजूरी देगा। शुरुआत में इस रडार को सुपर सुखोई प्रोग्राम के 84 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा और अगर प्रोग्राम सफल रहता है तो नो डाउट भविष्य में इसे इंडियन एयरफोर्स के बड़े Su-30 MKI फ्लीट तक एक्सपेंड किया जा सकता है। मतलब साफ है कि भारत यहाँ पर Su-30 MKI की उम्र बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी जो कि पुराने रडार और सेंसर्स थे उन्हें बदलकर उसे नए इलेक्ट्रॉनिक हंटर में बदलने की तैयारी कर रहा है। वहीं दोस्तों कावेरी 2.0 को लेकर कल से भी अपडेट चल रही हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि डीआरडीओ की जीटीआरई कावेरी को सिर्फ पुराने इंजन के अपग्रेड के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि इसके लिए पूरी तरह रीडिजाइन इंजन कोर तैयार करने की दिशा में काम कर रही है और इसका टारगेट है करीबन 90 से 100 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट जनरेट करना, यानी आफ्टर बर्नर के साथ ऐसी थ्रस्ट कैटेगरी जो कि GF404 क्लास के करीब आती है और ये इंजन तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कावेरी 2.0 का मिशन सिर्फ ज्यादा थ्रस्ट पैदा करना नहीं है, बल्कि इसके नए डिजाइन में हाई प्रेशर कंप्रेसर, एडवांस टाइटेनियम एलॉय ब्लिस्क और हाई टेम्परेचर सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स जैसी टेक्नोलॉजीज पर जोर दिया जा रहा है। इसका मकसद है कि ज्यादा प्रेशर रेशो, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, कम वेट और ज्यादा थ्रस्ट टू वेट रेशो हासिल करना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कावेरी 2.0 भविष्य में तेजस जैसे फाइटर में विदेशी इंजन की जगह ले सकता है? अगर ये इंजन पूरी तरह क्वालिफाई हो जाता है तो इसका स्ट्रेटेजिक फायदा बड़ा होगा, क्योंकि फाइटर जेट की पूरी प्रोडक्शन लाइन में इंजन सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स होता है और अगर इंजन की सप्लाई किसी फॉरेन कंपनी या इंटरनेशनल सप्लाई चेन पर है तो आप देख ही रहे हैं उसका क्या हाल है। कावेरी 2.0 इसी डिपेंडेंसी को कम करने की एक बड़ी कोशिश है भारत की और भारत के पास कावेरी टेक्नोलॉजी का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। इसके ड्राई डेरिवेटिव को डीआरडीओ के घातक यूकैफ प्रोग्राम से भी जोड़ा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ एमका फाइटर जेट के लिए भारत 120 से 140 किलो न्यूटन इंजन क्लास इंजन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी पर भी काम कर रहा है, यानी कि भारत अब एक ही इंजन से हर फाइटर को पावर देने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि अलग अलग एयरक्राफ्ट कैटेगरीज के लिए अलग थ्रस्ट क्लास इंजन डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो कावेरी 2.0 दोस्तों अगर अपना टारगेट अचीव करता है तो आने वाले वक्त में भारत के लिए सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि अपने फाइटर जेट का इंजन खुद बनाना होगा। दोस्तों भारतीय नौसेना अब समुद्र में अपनी ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कर रही है। बताया जा रहा है कि 2035 तक भारतीय नौसेना के पास 200 से ज्यादा वॉरशिप्स और सबमरीन्स होंगी, जिसका सबसे बड़ा कारण है चाइना और पाकिस्तान। चाइना नौसेना के मामले में काफी आगे निकल चुका है, तो वहीं पाकिस्तान को भी चाइना से 8 हैंगर क्लास की सबमरीन्स मिल रही हैं, जिनमें AIP सिस्टम है। मतलब भारत के सामने समुद्री चुनौती लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर दोस्तों भारत का जवाब केवल जहाज बनाना नहीं है, बल्कि अब भारत स्वदेशी शिप बिल्डिंग, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, AI, अनमैन्ड सिस्टम्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर फोकस कर रहा है। और प्रोजेक्ट 17A की स्टेल्थ फ्रिगेट से लेकर नए एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल तक भारतीय नौसेना तेजी से मॉडर्नाइज हो रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत अब अपने वॉरशिप्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। इवन DRDO, IITs, मझगांव डॉक, गार्डन रिच और कोचिन शिपयार्ड जैसे संस्थान इस पूरे नेवल इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। इवन सबमरीन पावर को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 75 जैसे बड़े प्रोग्राम्स भी आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में AI और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स नेवी को दुश्मन की मौजूदगी डिटेक्ट करने और समुद्र पर निगरानी रखने में ज़्यादा सक्षम बनाएंगे। मतलब साफ है कि भारत चाइना से शिप टू शिप मुकाबला नहीं करना चाहता। भारत एक ऐसी नेटवर्क और टेक्नोलॉजिकल एडवांस नेवी बनाना चाहता है जो इंडियन ओशियन से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके। वहीं दोस्तों आर्मीनिया की सेना ने हाल ही में फील्ड एक्सरसाइज के दौरान भारतीय आकाश 1S की क्षमता पर काफी पॉजिटिव फीडबैक दिया है। आर्मीनिया के यूनिट कमांडर के मुताबिक आकाश 1S एक मॉडर्न और हाईली मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि ये कोई एक जगह पर खड़ा रहने वाला मिसाइल सिस्टम नहीं है। इसके लॉन्चर्स, रडार, कमांड सिस्टम और सपोर्ट व्हीकल मिलिट्री फॉर्मेशन के साथ तेजी से रिलोकेट कर सकते हैं और अलग अलग लोकेशंस पर कॉम्बैक्ट पोजीशंस को बना सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग क्षमता की बात आती है उसमें आर्मीनिया की सेना ने कहा कि आकाश 1S का रडार एक साथ 60 यानी कि 60 तक एरियल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इनमें से 16 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज करने की क्षमता रखता है। फिलहाल जो रिपोर्ट के अनुसार एंगेजमेंट पैरामीटर्स हैं वो करीबन 25 किलोमीटर रेंज और 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक बताए गए। हालांकि एक्चुअल परफॉर्मेंस टारगेट, मिसाइल वेरिएंट और एंगेजमेंट कंडीशन पर भी डिपेंड करती है।
आकाश 1S की खासियत है इसका स्वदेशी सीकर और हाईली ऑटोमेटेड नेटवर्क आर्किटेक्चर, यानी कि रडार, कमांड सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर एक साथ इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह काम कर सकते हैं। इसके ऑपरेटर्स को अलग अलग सिस्टम्स मैनुअली कोऑर्डिनेट करने की जरूरत कम पड़ती है और तेजी से टारगेट एंगेजमेंट वो कर सकता है। आपको बता दें कि अर्मीनिया के जवानों ने सिस्टम ऑपरेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी ली है और अब अर्मीनिया में रियलिस्टिक फील्ड एक्सरसाइज के जरिए वो अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ा रहे हैं। और ये भारत के लिए काफी बड़ी खबर है क्योंकि अर्मीनिया आकाश फैमिली का पहला फॉरेन कस्टमर बनना था। वहीं दोस्तों एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। रॉयल मरीन जिस K3 स्काउट अनक्रूड सरफेस वेसल का इस्तेमाल कर रही थी, उसकी सिक्योरिटी जांच में एक गंभीर इशू सामने आया। इस ड्रोन बोट के कैमरे सिस्टम से जुड़े कंपोनेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि कुछ हार्ट बीट कम्युनिकेशंस एक एक्सटर्नल IP की तरफ ट्रांसमिट हो रही थी, जिसका कनेक्शन चाइना से बताया गया। हार्ट बीट दोस्तों आमतौर पर किसी डिवाइस की ऑनलाइन और ऑपरेशनल होने की जानकारी देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मिलिट्री सर्विलांस सिस्टम में ऐसा अनऑथराइज्ड आउटबाउंड कम्युनिकेशन बेहद गंभीर सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है, क्योंकि इससे पोटेंशियल तौर पर किसी एक्सटर्नल एक्टर को सिस्टम की ऑपरेशनल स्टेटस और कनेक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब सवाल यह है कि ये गलती हुई कैसे। दोस्तों यहीं पर सामने आता है ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन का खतरा। आज मॉडर्न मिलिट्री ड्रोन्स में कैमरा, सेंसर्स, प्रोसेसर, चिप्स और कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स अलग अलग देशों से आते हैं। अगर किसी कमर्शियल कंपोनेंट में हिडन कम्युनिकेशन पाथवे या कॉम्प्रोमाइज फर्मवेयर मौजूद हो तो पूरा मिलिट्री प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी रिस्क में आ जाता है। इसी वजह से यूके डिफेंस मिनिस्ट्री ने इफेक्टिव सिस्टम की जांच और मिटिगेशन मेजर्स शुरू कर दिए। मॉडर्न वॉरफेयर में दोस्तों खतरा सिर्फ दुश्मनों की मिसाइल और फाइटर जेट से नहीं है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि डिफेंस सप्लाई चेन सिक्योरिटी भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं दोस्तों बार बार खबरें आ रही थी कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करने की कोशिश करी है और काफी अंदर आ गया, लेकिन इन्हीं खबरों को दूर करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज इनरोचमेंट का कोई संकेत ही नहीं है। इवन उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी LAC पर पूरी तरह डिप्लॉयड है और भारतीय क्षेत्रों की सुरक्षा कर रही है। लेकिन कहानी यहाँ पर इतनी नहीं है, लेकिन चाइना सोशल मीडिया पर लगातार फेक वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही भारत ने दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 27 लोकेशंस को उनके स्टैंडर्ड्स नेम के साथ फॉर्मली आइडेंटिफाई किया, तब से चाइना और चिढ़ गया और चाइना को यह स्टेप बिल्कुल पसंद नहीं आया। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है। चाइना ने इस पूरे रीजन को अपना टेरिटरी बताते हुए भारत के द्वारा स्टैंडर्ड नेम्स का इस्तेमाल करने की कोशिश को इलीगल और इनवैलिड बताया। लेकिन भारत साफ तौर पर कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। अब इस पूरे विवाद की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? नाम बदलना एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टूल हो सकता है, लेकिन इससे जमीन पर जो संप्रभुता है वो अपने आप नहीं बदलती है। और आज की डेट में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश केवल एक बॉर्डर स्टेट नहीं है, बल्कि इंडिया चाइना स्ट्रैटेजिक कंपटीशन का बेहद महत्वपूर्ण फ्रंट लाइन है और भारत लगातार अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत भी कर रहा है। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।